आज हम बात करने वाले हैं क्राउन रूल के बारे में, जो आपको 1858 से लेकर के 1947 तक चलती है। अगर आप देखेंगे तो क्राउन रूल का जो तात्पर्य है वो 1857 से लेकर के 1947 तक भारत प्रशासन पर जो है ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण से है। आपने देखा था कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन जो है वो अपने अंदर में ले लिया था। अर्थात जो भी भारत में शासन चल रही थी वो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी, मतलब बीपी, ब्रिटिश मतलब बी मतलब ब्रिटिश, पी मतलब पार्लियामेंट, उसके अंतर्गत ये जो है कार्य चल रही थी। उसके पश्चात 1857 के विद्रोह के बाद जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 पारित करते हैं। इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में कार्यरत थी 1600 ईस्वी से लेकर के, आपको पता है कि 1600 ईस्वी में जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार को लागू किया गया था, तब से लेकर के भारत पे उसका जो नियंत्रण था, तो भारत का प्रशासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया। कौन ले लिया? तो ये जो ब्रिटिश राज थी ना, वो अपने अंदर में ले लेता है। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सरकार जो थे, वो सरकार क्षेत्र राजस्व से संबंधित शक्तियां को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को जो है वो सौंप देते हैं। अगर आप बात करें लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को और लॉर्ड एडविन को, ये लोग जो थे वो जैसे कई प्रसिद्ध प्रशासक क्राउन रूल के दौरान अभूतपूर्व कानून बनाने के लिए जो है वो जिम्मेदार थे। तो लॉर्ड मिंटो, आपको पता है कि मार्ले मिंटो सुधार आई थी उसमें, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये सुधार है उसमें, लॉर्ड एडविन जो आई थी वो जो थे उसमें। तो आप देखेंगे ये लोग जो है बहुत अच्छे ब्रिटिश जो है शासन प्रशासन जो है भारत में मतलब किए थे। अब अगर हम बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो 1858 में एक सिपाही विद्रोह से कहीं अधिक था। 1857 का विद्रोह जो है वो एक सिपाही विद्रोह से कहीं अधिक था। तो क्या था? एक स्वतंत्रता विद्रोह के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता के क्रोध, आक्रोश और संचित जो शिकायतें थी उसके व्यक्ति थी। ठीक है, इससे यह स्पष्ट था कि व्यक्तियों के प्रबंधन के तरीके में बदलाव की आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप यह देखने को मिला कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दिया और भारत पर सीधे शासन करने का निर्णय ले लिया। किसने लिया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया। 1800 के कब? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पश्चात। तो 1858 से लेकर के 1947 तक जो है भारत पर ब्रिटिश राज ही था। ठीक है, अब हम उसके जो 1857 की क्रांति के पश्चात जो क्या-क्या बदलाव हुए उसको अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत का शासन अधिनियम जो 1858 लागू होती है। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है और भारत में ब्रिटिश संपत्तियां जो है वो ब्रिटिश क्राउन को वापस कर दी जाती हैं। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश क्राउन को वापस कर देती है कौन सी? भारत में जो ब्रिटिश संपत्तियां होती हैं उन सबको। फिर भारत सचिव का कार्यकाल जो है वो स्थापित होता है और उन्हें 15 सदस्यीय भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कितने सदस्यों के द्वारा? 15 सदस्यों के द्वारा जो है भारत सचिव के कार्यालय में जो स्थापित की जाती है, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य जो है वो भारतीय परिषद बनाई जाती है। वह भारतीय प्रशासन का प्रभारी भी था और वाइसराय जो है उसका प्रतिनिधि था। समझ में आ रहा है? वाइसराय भी जो है वो इनके अंतर्गत जो है वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। तो गवर्नर जनरल को जो है वो वाइसराय बना दिया जाता है और पहला जो वाइसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर है नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल जो है वो दोनों को भंग कर देता है। आपको पता है कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल की जो है वो स्थापना की गई थी 1857 क्रांति से पहले जो भी एक्ट आई थी भारत में उस समय, वो हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया है। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, या यूं कहें आई बटन पे, यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे भी जाकर के आप उस वीडियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब 1858 की जो एक्ट आ गई थी, जो आपने अभी देखा है ये वाली एक्ट, हाँ ये वाली आप देखें 1857 वाली, तो उसके पश्चात क्या हुआ कि 1861 की जो है वो भारत परिषद अधिनियम आती है। इसमें क्या होता है कि वायसराय को परिषदों में भारतीयों का प्रतिनिधित्व था। किसमें? वायसराय की परिषदों में जो है वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व था। विधान परिषद में भारतीयों को चुना गया, जैसे कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में गैर अधिकारी सदस्य के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई। किसके तौर पे? गैर अधिकारी, अर्थात अधिकारी नहीं, गैर अधिकारी। फिर यहाँ पर पोर्टफोलियो प्रणाली को भी जो है वो स्वीकार
किया गया। विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियों की बहाल के साथ हुई थी। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो है वो विधायी शक्ति हटा दी गई थी और सब किस में चला गया था, तो बंगाल की जो थी वहां पर ये दे दी जाती है, ठीक है, दे दी गई थी। उसके पश्चात क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो 1892 आती है। इसमें नामांकन होती है और प्रत्यक्ष चुनाव लागू किए जाते हैं, नामांकन लागू किए जाते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव के लिए। फिर विधान परिषदों की संख्या में जो है वो वृद्धि होती है। विधान परिषदों को बजट चर्चा और सरकार से प्रश्न पूछे जैसे नई जिम्मेदारियां जो है वो दी जाती है। ये होती है कब, आपने देखा अभी अभी 1892 में, ठीक है, 1892 में ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, जिसको आपने कभी कभी मार्ले मिंटो सुधार भी आप जानते हैं। तो पहली बार विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो आयोजित किए गए थे। इंपीरियल विधान परिषद ने केंद्रीय विधान परिषदों का स्थान ले लिया और विधान परिषद में अब कुल 60 सदस्य हैं जो पहले 16 हुआ करते थे। साझा निर्वाचन मंडल के विचार का व्यापक रूप से स्वागत किया गया और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था, ठीक है। और विधि सदस्य जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब हम बात कर लेते हैं मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार जो आपको 1919 में आपको देखने को मिलता है। तो आप देखिए कि विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला था केंद्रीय, दूसरा था आपका प्रांतीय। प्रांतीय प्रशासन में द्विध शासन की स्थापना की गई थी, जिसमें कार्यकारी परिषदों को आरक्षित सूची का प्रभार दिया गया तथा मंत्रियों को हस्तांतरित सूची के विषयों का नियंत्रण जो है वो दिया गया। क्या कह रहा है, जिसमें कार्यकारी परिषदों को आरक्षित सूची का प्रभार दिया गया तथा मंत्रियों को हस्तांतरित सूची का जो है प्रभार दिया जाता है। मंत्रियों का चयन जो है विधान परिषद के निर्वाचन सदस्यों में से किया जाता था और वे विधायिका के प्रति जवाबदेह होते थे। क्या कह रहा है, मंत्रियों का चयन जो है वो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से चुनी जाती थी और वे क्या है कि विधायिका के प्रति जवाबदेही होते थे। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। राज्यसभा और लोकसभा का नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा रखा जाता है। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों की नियुक्ति की आवश्यकता थी। इस अधिनियम द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान जो है वो किया जाता है। इस अधिनियम में मतदान के अधिकार का विस्तार किया, जिससे लगभग जो है वो 10% लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिली। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत लोगों को, तो 10% जो है उसको 10% लोगों को जो है मतदान का अधिकार दिया गया था। कहाँ पे दिया गया था, तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार आए थे कब, 1919 में। अब हम बात कर लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको पता, एक मिनट, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत की रियासतों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया, हालांकि यह कभी नहीं हुआ था। विषयों को केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच जो है वो विभाजित किया गया था, जिसमें आप देख रहे हैं संघीय सूची के लिए भी थी और प्रांतीय सूचियों के लिए भी प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए थी। मतलब क्या कह रहा है, संघीय जो सूची थी वो केंद्र के लिए थी और प्रांतीय सूची जो है वो प्रांतों के लिए थी और एक समवर्ती सूची जो है ये दोनों जगहों के लिए थी। अभी आप देखेंगे भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची है, जो एक है आपका संघ सूची, दूसरा है आपका राज्य सूची। संघ सूची केंद्र के अंतर्गत आती है, राज्य सूची राज्य के अंतर्गत आती है और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वो आपका दोनों के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो इसमें सूची नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं और दोनों का कानून अगर टकरा जाते हैं एक दूसरे पर टकराने की कोशिश जब हो जाती है तो केंद्र सरकार की जो कानून होती है वही फॉलो की जाती है, राज्य सरकार की कानून यहाँ पर मान्य नहीं होती। तो फिर यहाँ पर क्या, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो है राजतंत्र स्थापित किया गया। प्रांतों को अधिक अधिकार दिए गए थे। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिकाओं की स्थापित की गई थी। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। एक संघीय न्यायालय जो है उसका गठन किया गया। बर्मा और अदन शेष भारत से कट गए। वर्मा जो है ना, वो बर्मा जो म्यांमार है वो भारत से कट जाते हैं। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप आरबीआई की भी स्थापना होती है और यह अधिनियम नए भारतीय संविधान को लागू होने तक जो है वो प्रभावी
में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भारत में 1947 के बारे में। तो भारत को संप्रभु एवं स्वतंत्र घोषित किया जाता है। वायसराय और गवर्नरों को संवैधानिक शासक की उपाधि जो है वो दी जाती है। वायसराय को जो है, गवर्नरों को संवैधानिक जो है शासक की उपाधि दी जाती है। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकारें स्थापित की जाती हैं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों प्राधिकरणों को प्रायोजित किया गया। और इसके पश्चात अगर हम बात कर लें निष्कर्ष के बारे में, तो 1858 से लेकर 1947 तक की अवधि में जो है क्राउन शासन के तहत भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी अध्याय के रूप में चिन्हित होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे नियंत्रण लेने वाले ब्रिटिश क्राउन ने महत्वपूर्ण राजनीति, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन शुरू किए, जबकि प्रशासन ने आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचों का विकास किया। यह शोषण दमन से प्रभावित था। अब यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, शोषण और दमन से प्रभावित थे। 1947 में स्वतंत्रता की अंतिम प्राप्ति ने क्राउन शासन के अंत को चिन्हित किया। क्राउन शासन के दौरान बनाए गए विभिन्न कानून भारत द्वारा विकसित आधुनिक संविधान का स्रोत बन गए। तो यहाँ तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है इसका लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का जो है सम्मान रखेंगे और उस पर अपना काम करेंगे।